हेलो, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। तो आज अपने पॉलिटी के एक नए चैप्टर हाई कोर्ट पर आएंगे। अपने लास्ट क्लास में हमने इंडियन जुडिशरी सिस्टम को स्टार्ट किया, देखा कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम, भारतीय न्यायपालिका का सिस्टम कैसा है, उसका पिरामिड फॉर्म कैसा है, कितने प्रकार के कोर्ट्स होते हैं, ठीक। और उसमें हमने एक सबसे महत्वपूर्ण खंड सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की। आज हम अपने इंडियन जुडिशरी सिस्टम के अगले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट पर चर्चा करेंगे, ठीक। यानी कि जो पिरामिड फॉर्म कल हम लोगों ने देखा था उसके सेकंड टियर की अगर हम पिरामिड फॉर्म को देखें तो कुछ ऐसा हमारा पिरामिड फॉर्म था जिसपे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की स्थापना की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को कल हमने विस्तार पूर्वक समझा। आज हम चर्चा करेंगे अपने हाई कोर्ट के खंड में, ठीक। तो जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के भाग 6 पार्ट 6 के आर्टिकल 214 से 231 के बीच में इसकी चर्चा की गई है, ठीक। यानी कि जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 214 टू 231 के बीच में पार्ट 6 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक। तो अगर हम इसको पिरामिड के शेप में देखें तो हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच की कड़ी है। यानी कि जो जिला अदालतें हैं, यानी कि जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं उनके, और जो सबसे हायर कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके बीच की कड़ी है, ठीक। और अगर इस जुडिशरी सिस्टम अपने इंडिया के सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम की बात करें तो हायर कोर्ट बीच में आता है, ठीक। आर्टिकल 214 में ये चर्चा की गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 214 बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, हर राज्य के लिए, ठीक। लेकिन इसी के साथ तुरंत अनुच्छेद 7वां संविधान संशोधन 1956 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 इसी में एक बात जोड़ देता है, ठीक। वो कहता है कि एक से एक या अधिक राज्यों के लिए, एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। यानी कि कोई एक हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों का भी कार्यभार संभाल सकता है। एक या एक से अधिक राज्यों का भी कार्यभार एक हाई कोर्ट संभाल सकता है, ठीक। दूसरी चीज, एक हाई कोर्ट एक से अधिक संघ क्षेत्रों के लिए भी गठित किया जा सकता है। तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के तहत इस क्लॉज को जोड़ा गया। इससे पहले जो आर्टिकल 214 में क्लॉज है कि भाई प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन जैसे हमें पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो समस्याएं थी। अब प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना कर ली जाए तो इतना आसान नहीं था, ठीक है। एक लंबा प्रोसीजर होता है उसका, और एक लंबी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लंबा खर्च होता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो इसी के लिए 7वें संविधान संशोधन 1956 में क्लॉज जोड़ा गया कि भाई प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान तो है ही है, लेकिन अगर किसी राज्य में हाई कोर्ट स्थापित नहीं हो पाता तो कोई दूसरा राज्य का हाई कोर्ट उसका कार्यभार देख सकता है, यानी उसकी भी केसेस को वो सुन सकता है। यानी एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, ठीक। इसी के तहत तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरह, जैसे कल हमने सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई, लेकिन आजादी के पूर्व उसका क्या रोल था, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो सेम जो है वही हाई कोर्ट के लिए भी है। हाई कोर्ट की स्थापना जो है हम देखते हैं अनुच्छेद 214 के तहत हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन हाई कोर्ट का प्रावधान आजादी के बहुत पहले से। हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत हुई थी। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत हाई कोर्ट की स्थापना हुई। बहुत बार क्वेश्चन आया कि भारत में हाई कोर्ट्स की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो 1861 की इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। जैसे हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्ववर्ती रूप था वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत
जो संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट था, वही उसका आज का परिष्कृत रूप है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। ठीक, तो जो सुप्रीम कोर्ट जो नाम दिया गया वो 28 जनवरी 1950 से दिया गया, जब भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसी का जो है प्रीवियस रूप जो था वो फेडरल कोर्ट था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू आया था। ठीक, तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत सबसे पहले 3 जगह पर हाई कोर्ट की स्थापना हुई, बॉम्बे, कलकत्ता। अब बॉम्बे आज मुंबई हो चुका है, कलकत्ता आज कोलकाता हो चुका है, और मद्रास आज चेन्नई हो चुका है। लेकिन आज भी मद्रास हाई कोर्ट ही बोला जाता है, कलकत्ता हाई कोर्ट ही बोला जाता है, बॉम्बे हाई कोर्ट ही बोला जाता है। ठीक, तो 1861 के तहत इन 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आता है कि हाई कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई। तो सबसे पहले तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। दूसरी चीज, कौन से 3 हाई कोर्ट्स को सर्वप्रथम स्थापित किया गया, तो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तत्पश्चात 1866 में इलाहाबाद, जिसको आज आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कब? 1866। इसी के तहत 1884 में कर्नाटका हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ऐसे भारत में कई हाई कोर्ट्स की स्थापना समय समय पर होती रही। जैसे पटना हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 1924 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो ये भारत के कुछ एंशियंट हाई कोर्ट्स हैं, है ना। और देखिए, इन सब का गठन जो है वो आजादी से पहले ही हो चुका था, है ना, काफी पहले 1861 में, यानी जब भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके अगर हम देखने जाए तो तकरीबन जो है 150 साल, 160, 70, 80 साल पहले जो है हाई कोर्ट्स की स्थापना हो चुकी थी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। 1866 में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, 1916 में पटना और 1924 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। ठीक, तो बाकी जो आप हाई कोर्ट देखते हैं उनकी स्थापना समय दर समय, यानी कि आजादी के बाद जो है फिर इनकी स्थापना क्रमवश होती रही। एट प्रेजेंट वर्तमान में कुल 24 हाई कोर्ट है। कितने? 24। ठीक, इस समय कितने हाई कोर्ट्स हैं? अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है? 24। अब सोचिए, आजादी के समय कितने थे? 1 बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता, मद्रास जो 1861 के तहत हुए थे, इलाहाबाद, कर्नाटका, पटना, जम्मू कश्मीर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आजादी के समय भारत के पास टोटल 7 हाई कोर्ट थे। इस समय कितने? 24 हाई कोर्ट। जो लास्ट 3 हाई कोर्ट बने वो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक, अभी एक नया हाई कोर्ट अमरावती में बनने की बात हो रही है, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो अमरावती में बनने की बात हो रही है। अभी तक हैदराबाद ही दोनों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह के हाई कोर्ट के कार्य को जो है देख रहा है या संभाल रहा है। ठीक, तो इसके अलावा कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट्स हैं जो एक से अधिक जो है कोर्ट्स का वो देखते हैं। इसको हम अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे। ठीक, अभी मैंने आपको ये बताया। तो अब हम आते हैं कि कैसे उच्च न्यायालय का जो है वो गठन होता है। तो आपको पता है कि भाई उच्च न्यायालय में भी, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या संविधान के अनुसार जो है निश्चित कर दी जाती है ना। जैसे जब आजाद हुआ था भारत, उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या थी वो 1+7 थी, यानी कुल 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट में जब भारत आजाद हुआ था। एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 अन्य न्यायाधीश जो है उस समय कोर्ट में थे। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य न्यायाधीश। समय समय पर ये संख्या संविधान संशोधन के द्वारा बदलती थी, है ना भाई। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो जजेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो कभी 1+7 थे, फिर 1+10 हुए, 1+15, 1+25,
1+30, आज 1+33 जजेस की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कुल 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में, जिनमें एक आपके सुप्रीम कोर्ट के और मतलब एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक, लेकिन हाई कोर्ट में कुछ ऐसा नंबर फिक्स नहीं है। ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये तो निश्चित बात है, लेकिन इनके साथ एक चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट में, लेकिन प्लस कितने और जजेस होंगे ये फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, फिक्स नहीं है। तो भाई कैसे क्या, ये एक्चुअली राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि आवश्यकता अनुसार जितने भी जजेस की आवश्यकता होगी, जब उस अनुसार राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति वहां पर उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक, यानी कि जैसे अभी फिक्स है कि सुप्रीम कोर्ट में स्लॉट फिक्स है कि 1+33, अब अगर आवश्यकता होगी तो संशोधित स्थिति बढ़ जाएगी। अभी ऐसा कोई स्लॉट फिक्स नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या है, जिस भी राज्य हाई कोर्ट में, भाई जिस भी राज्य की पॉपुलेशन जितनी है वहाँ केसेस जैसे, अब मानिए जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आबादी वाला स्टेट है। ठीक है ना, तकरीबन 22 करोड़ के आसपास की आबादी है उत्तर प्रदेश की। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप यूरोप के देशों में चले जाएं तो मुझे लगता है आधा यूरोप समझ जाएगा 22 करोड़ की आबादी में। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, 10 करोड़ की पॉपुलेशन है वहां की। ठीक, 10 करोड़ की, 10 करोड़ लोग तो हम लोग एक जनगणना में जोड़ देते हैं। हर 10 साल में भारत की आबादी 10 करोड़ बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, कॉन्टिनेंट भी है। 2 करोड़ पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक, जितनी हम एक साल में जोड़ लेते हैं। ठीक, हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान, है ना, हमेशा बोलता है कि एटम बम मार देंगे, पाव के हैं, किलो के हैं, 100 ग्राम के हैं, 250 ग्राम के एटम बम है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कश्मीर ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, है ना, दुनिया फतेह कर लेंगे। टोटल पॉपुलेशन पता है कितनी है पाकिस्तान की? 21 करोड़, और अकेले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 22 करोड़। अब आप स्थिति समझ सकते हैं, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं, अकेला 22 करोड़ उत्तर प्रदेश है। अब आप समझ सकते हैं कई देशों को अपने अंदर समाहित किया हुआ उत्तर प्रदेश ने पॉपुलेशन के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो केसेस भी ज्यादा होंगे। केसेस ज्यादा होंगे तो यहाँ पर हो सकता है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जो है जजेस की संख्या ज्यादा हो, सिक्किम के हाई कोर्ट में जजेस की संख्या कम हो। तो स्लॉट कोई फिक्स नहीं किया गया, पॉपुलेशन के हिसाब से आवश्यकता अनुसार जब हाई कोर्ट में जजेस की जैसे रिक्वायरमेंट होगी, राष्ट्रपति उनको जो है नियुक्त करते रहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से संविधान में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या फिक्स नहीं की गई है। ठीक, जबकि राष्ट्रपति इनको समय समय पर नियुक्त जो है जब आवश्यकता होगी करते रहेंगे। वैसे न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो अपॉइंट होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा ही होते हैं। तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है यानी कि वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रपति करते हैं और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। भाई सारे जजेस हो गए, है ना। जब मैंने बोल दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सभी की होगी। लेकिन जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है तब राष्ट्रपति बिना उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के, सलाह के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता। यानी कि अगर प्रेसिडेंट को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करना है, प्रेसिडेंट को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करना है तो राज्यपाल से परामर्श आवश्यक है। राज्यपाल से परामर्श आवश्यक है। जिस भी राज्य के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा उस राज्य के राज्यपाल का अपॉइंटमेंट आवश्यक है हाई कोर्ट के जजेस की
नियुक्ति हुई, ठीक। और ये तो हो गया चीफ जस्टिस की बात। लेकिन जब अदर जजेस की नियुक्ति होगी तो फिर उस राज्य के चीफ जस्टिस का भी परामर्श जो है प्रेसिडेंट के लिए आवश्यक है। बिना उनकी अनुमति के, यानी बिना उनके परामर्श के, अनुमति तो उचित शब्द नहीं होगा, बिना मुख्य न्यायाधीश के, जो जिस भी, मानिए से उत्तर प्रदेश में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो प्रेसिडेंट जो है फिर उत्तर प्रदेश के यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे, ठीक। उनकी परामर्श से के बिना वो जज की नियुक्ति नहीं कर सकते। और अगर किसी दो या दो से अधिक, भाई मैंने आपको बताया कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये प्रावधान किया गया कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट काम कर सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा आपको पता है दो अलग सेपरेट स्टेट है, लेकिन दोनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है, विच इज चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट कि जब में किसी जज की नियुक्ति करनी होगी, जैसे मानिए चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है, तो राष्ट्रपति को दोनों राज्यों के राज्यपाल से जो है परामर्श करना होगा, ठीक। तो वहां पर राष्ट्रपति को दोनों राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करना होगा, ठीक है। तो अब ये मैंडेटरी हो गया कि भाई अगर हाई कोर्ट पे जजेस की नियुक्ति करनी है तो प्रेसिडेंट को जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जो दो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उन सब से परामर्श करके ही उनकी नियुक्ति करनी है, ठीक। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। बिल्कुल अगर आप कंपेयर करते हुए चलोगे, कंपैरेटिव स्टडी में देखोगे तो एज इट इज जो है सुप्रीम कोर्ट में भी यही जो है प्रणाली थी, हमने कल देखी कि राष्ट्रपति जो है जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के अनदर सीनियर जजेस होते हैं उनसे कंसल्ट करके ही करते हैं। और जब उनको सिर्फ जजेस की नियुक्ति करनी होती है सुप्रीम कोर्ट पे तो वो वरिष्ठ न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस दो अलग सीनियर जजेस के साथ अपॉइंटमेंट करके उनकी नियुक्ति करते हैं। अच्छा, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, है ना, मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ जो है हमेशा राज्यपाल दिलाते हैं। याद रखिएगा, किसी राज्य के यानी किसी हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाते हैं? हमेशा राज्यपाल यानी कि गवर्नर। यानी अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलानी है तो कौन दिलाएगी? राज्यपाल हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाएंगे, ठीक। तो ये तो हो गया हाई कोर्ट का गठन कि कैसे हाई कोर्ट बनेगी, है ना, कि राष्ट्रपति जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। स्लॉट फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि कितने जजेस होंगे, आवश्यकता अनुसार जजेस की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ठीक। अब हम देखते हैं कि एक न्यायाधीश की योग्यताएं क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है जजेस की एलिजिबिलिटी क्या है, न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या है, ठीक। जजेस की एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, ठीक। न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, भाई कौन सा व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बन सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, किसको हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। तो सिंपल सी चीज है, सबसे पहला क्लॉज तो एक ही आता है कि भाई वह भारत का नागरिक हो, सिंपल चीज, वह भारत का नागरिक हो। सबसे सिंपल क्लॉज यही कि मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, कम से कम 10 साल तक भारत के न्यायपालिका में वह जज रहा, ठीक। उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव, यानी कि 10 साल तक वह जज रहा हो, ठीक। न्यायिक कार्य का अनुभव कहाँ रहेगा? लोअर कोर्ट्स में रहेगा, सिंपल सी बात है। सुप्रीम कोर्ट में क्या था? सुप्रीम कोर्ट में पहला क्लास भारत का नागरिक और दूसरा वहां पर था कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो। कितने? 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो। यहाँ क्या, कम से कम 10 साल तक जो है वो उसको अनुभव हो जो है
10 वर्ष तक जो है वो जज रहा हो। और तीसरा क्लॉज इसी में, या फिर और 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, लॉयर रहा हो, 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। कहां पर? भारत की न्यायपालिका में, यानी कि हाई कोर्ट या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट। कम से कम 10 साल तक भारत का वह उच्च न्यायालय में या अन्य न्यायालयों में कहीं पर भी वो 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। पर जनरली जो है आप ये मान के चलो, जिस जो हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक वकील रहता है, ठीक, हाई कोर्ट में 10 साल तक लॉयर रहता है, उसी को हाई कोर्ट का जज जो है अपॉइंट किया जाता है, लोअर वाला नहीं। तो आप हाई कोर्ट ही मान के चलो, चाहो तो वैसे तो हाई कोर्ट और अन्य न्यायालय भी है, लेकिन आप हाई कोर्ट ही मान के चलो। तो कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहो। तो इसीलिए जब PCSJ की परीक्षा के तहत, अभी मैं आपको जब सबऑर्डिनेट कोर्स बताऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे जो PCSJ की परीक्षा के तहत जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो लोअर कोर्ट्स के लिए होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, ठीक। वहां से फिर व्यक्ति जो है आगे जज का सफर जो है तय करता है। हो सकता है उसमें से कई लोग ऐसे हों जो PCSJ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें लोअर कोर्ट्स में जो है जज बन गए हों, लेकिन वो हाई कोर्ट की जज तक ना पहुंच पाए। और हो सकता है उनके साथ का व्यक्ति जो मित्र हो उसका सिलेक्शन ना हो पाया हो PCSJ में, लेकिन बाद में हाई कोर्ट के जज वो बन सकता है। कैसे? क्योंकि भाई जो जिसने लॉ किया होगा, LLB की होगी, वही PCSJ का एग्जाम दे सकता है, ठीक। PCSJ का एग्जाम जिसका नहीं होगा फिर वो प्रैक्टिस चालू करेगा। तो अगर कोई हाई कोर्ट से प्रैक्टिस चालू करता है, गवर्नमेंट लॉयर हो जाता है और 10 साल तक सरकारी वकील होता है, तो 10 साल तक अगर हो गया तो वो एलिजिबल हो गया इसके लिए। और फिर अगर कहीं किस्मत ने साथ दिया तो फिर वो हाई कोर्ट का जज बन सकता। तो हो सकता है जो उसका साथ का मित्र हो तब तक वहां ना पहुंच पाए जितने में वो पहुंच जाए, ठीक। तो ये सारे क्लॉज होते हैं। तो 10 साल तक कम से कम वो जज रहा हो लोअर कोर्ट्स में, या फिर 10 साल तक जो है हाई कोर्ट में वो लॉयर रहा हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्लॉज है इसके लिए। शपथ मैंने आपको बताई कि जो भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है उसको शपथ कौन दिलाते हैं? उसको शपथ हमेशा भारत के राज्यपाल दिलाते हैं। उसको शपथ हमेशा भारत के भारत बोल रहा हूं मैं, उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक। यानी हाई कोर्ट के जजेस को शपथ उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ हमेशा राष्ट्रपति दिलाते हैं। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग बड़े ध्यान से इन सारी चीजों को समझिए, ठीक। अगला क्लॉज आता है कार्यकाल का। शपथ पहले अगर आप चाहें तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ओथ कौन दिलाता है इनको? हाई कोर्ट के जजेस की ओथ जो है वो कौन दिलाता है? वहां के संबंधित राज्य के राज्यपाल। मतलब अगर उत्तर प्रदेश राज्य के किसी जज का अपॉइंटमेंट होना है तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिलाएंगे, संबंधित राज्य के राज्यपाल, ठीक, शपथ दिलाएंगे, ठीक है। चलो अगला जो है वो है कार्यकाल। कितना कार्यकाल होता है? देखिए कोई टेन्योर संविधान द्वारा तो ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन इनका जो है 62 वर्ष जो है इनकी रिटायरमेंट एज फिक्स है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी थी? 65 इयर्स, हाई कोर्ट की 62। देखिए आप कंपेयर करते हुए चलिएगा। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट को पढ़ाया, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बड़े अच्छे से कंपेयर करते हुए चलिएगा, ठीक। सुप्रीम कोर्ट की जज का रिटायरमेंट कितना था? 65 ईयर। और हाई कोर्ट की जज का रिटायरमेंट कितना? 62 ईयर। हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ हमेशा राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जब जजेस अपॉइंट होते हैं तो उसमें भी राष्ट्रपति ही उनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस और अन्य सीनियर जजेस की परामर्श के पश्चात। यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं, प्लस उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 अन्य सीनियर जजेस की राय और सहमति के द्वारा, ठीक। तो आप कंपेयर करते हुए आप चलिए, ठीक। अब देखते हैं न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है। भाई सिंपल है, कैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सबसे पहला क्लॉज तो ये है
कि वह स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप दे। सिंपल बात होगी, ठीक। अपना त्याग पत्र भी वो राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। तो सबसे पहली बात तो हो गई कि भाई हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तो जो है जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो हाई कोर्ट के जो जज है वो हो सकता है राज्यपाल को सौंपते हो, नहीं, है ना। आपके मन में आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं तो वो त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कहीं वो जो अपना त्याग पत्र है वो हाई कोर्ट के यानी कि उस संबंधित राज्य के राज्यपाल को दे रहे, नहीं। शपथ भले उनको राज्यपाल दिलाएं लेकिन त्याग पत्र हमेशा वह राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, ठीक। चलो अगली चीज, अब आते हैं कि न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। तो एक तो वो भाई अपना त्याग पत्र सौंप दे, किसको? राष्ट्रपति को, अपनी इच्छा से, ठीक। दूसरा, स्वास्थ्य कारणों से मना कर दे कि भाई अब मैं पद मुक्त होना चाहता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, तो अपना करके त्याग पत्र सौंप सकता है। दूसरा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अब बिल्कुल सेम इम्पीचमेंट का प्रोसेस है जो कल हमने समझा था अपनी लास्ट क्लास में सुप्रीम कोर्ट के जज का। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, एज इट इज सेम प्रोसेस बिल्कुल वही हाई कोर्ट के जज का है। कैसे? हाई कोर्ट के जज को भी हटाने के लिए संसद जब राष्ट्रपति को रिकमेंड करेगी तभी राष्ट्रपति हटाएंगे। और संसद रिकमेंड कैसे करेगी? अब मानिए अगर किसी हाई कोर्ट के जज ने अपने संवैधानिक और न्यायिक अधिकारों का अतिक्रमण किया हो, वॉयलेशन किया हो और लग रहा हो कि वो एक्सीड कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वहां पर इम्पीचमेंट से उनको हटाया जा सकता। बिल्कुल सेम, मानिए वही चीज अगर लोकसभा से वो प्रस्ताव लाया जाता तो कम से कम 100 लोग, लोकसभा से प्रस्ताव लाना है तो 100 लोग, राज्यसभा से लाना है तो 50 लोग। अगर लोकसभा से राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव है तो कम से कम 100 लोग, यानी कि लोकसभा के 100 सांसद कम से कम रिटन फॉर्म में देंगे कि भाई हमको जो है इनको हटाना है। किसको? सुप्रीम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो रिकमेंडेशन होगा वो किसका होगा? कम से कम 100 लोग का। और अगर राज्यसभा का कोई हटा रहा है तो 50 जजेस जो है 50 जो सांसद हैं, सांसद महोदय, वह लिखकर जो है प्रस्ताव देंगे। अब फिर जब प्रस्ताव जाएगा तो किसके पास? अगर लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास, राज्यसभा है तो सभापति के पास, ठीक। अब ये अध्यक्ष और सभापति पर डिपेंड करता है वो उस प्रस्ताव को स्वीकारें या नहीं। अगर उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा तो वही वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और अगर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया फिर आगे प्रक्रिया चलती है। तो वहां पर भी सेम यही है कि अगर प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा तो अध्यक्ष और सभापति महोदय जो है वो 3 सदस्यों की एक समिति बनाएंगे, 3 सदस्यों की समिति बनाएंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग है तो फिर सीनियर मोस्ट जज, ठीक। नहीं तो हाई, और अगर किसी जज के खिलाफ है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश, प्लस कोई पारंगत विधि वेत्ता, ठीक। इन 3 लोगों को उसमें जो है शामिल किया जाएगा। और अगर समिति ये पा लेती है कि भाई इस व्यक्ति के खिलाफ जो कदाचार के आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही लगाए गए हैं और फला व्यक्ति जो है यानी जिस भी जज के खिलाफ आ रहा है ये अयोग्य है अपने पद की गरिमा को बरकरार रखने में या अब अपने पद पर बने रहने के लिए, यह व्यक्ति योग्य नहीं है, ये अयोग्य है, तो ऐसी परिस्थिति में अब जो है उसके खिलाफ ये चीज जो है महाभियोग का प्रस्ताव चालू हो जाता है। और चालू होने के बाद वो राज्यसभा में
या लोकसभा में, जिस भी सदन से ये स्टार्ट हुआ है, दोनों सदनों द्वारा कम से कम 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करना पड़ेगा। कितनी? 2/3 मेजोरिटी से। जब 2/3 मेजोरिटी से दोनों सदन, बोथ हाउसेस, जब 2/3 मेजोरिटी से दोनों सदन इसको पारित कर देंगे, ठीक, तब जाकर राष्ट्रपति के द्वारा उस जज को हटाने की प्रक्रिया पूर्ण होगी। फिर जब पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति उस जज को क्या कर देंगे, फिर उसके पोस्ट से रिमूव कर देंगे। तो संसद की जो है रिकमेंडेशन पर न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, ठीक। तो ये हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर है, ठीक। हमने हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट का ही प्रोसीजर देखा, हमने हाई कोर्ट के जज को हटाने का भी प्रोसीजर देखा है, ठीक। अगली चीज, न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ जजेस, ठीक। देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया एक ही है, ठीक, और उसकी कोई खंडपीठ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो भाई एक ही जगह है, दिल्ली में, ठीक, एक ही है, कोई खंडपीठ नहीं है। उसकी खंडपीठ स्थापित होने की बात हो रही है कि भाई भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है ना, और अब समझिए किसी को तमिलनाडु से आना हो या कन्याकुमारी से आना हो तो उसको भी दिल्ली आना पड़ रहा है, ठीक। किसी को गुजरात से आना है, किसी को अरुणाचल से आना है, किसी को सिक्किम से आना है, किसी को बंगाल से आना है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी का केस है तो सबको दिल्ली आना पड़ेगा। तो ये समस्या तो है भाई, ठीक। तो ऐसी परिस्थिति में वहां तो कोई ट्रांसफर की चीज है नहीं। अच्छा, यहां पर क्या है, क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर हो सकता है? भाई उच्च न्यायालय, मानिए अभी मैं आपको बताऊंगा, उच्च न्यायालयों की अक्सर जो है एक एक खंडपीठ स्थापित की जाती है। जैसे आप ये देखिए, अधिकतर जो हाई कोर्ट्स हैं मोस्टली वो अपने राज्य की राजधानियों में नहीं स्थित है, बल्कि उस राज्य के कई बड़े शहरों में स्थित है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का ही देखते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद, जो मेन खंडपीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जाना है, तो इलाहाबाद में ही है, ठीक। जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, लेकिन हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, ठीक। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ, एक बेंच स्थापित की गई है लखनऊ में। कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में, है ना। अब चूंकि उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है, ठीक। अब मानिए कानपुर से, बनारस से या गोरखपुर से या अगल बगल के इलाहाबाद के क्षेत्रों के व्यक्ति को इलाहाबाद जाना हो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप कल्पना करिए गाजियाबाद या नोएडा के व्यक्ति को इलाहाबाद जाना हो तो कितना समय लगेगा। सहारनपुर या मुरादाबाद के व्यक्ति को आना हो तो कितना समय लगेगा। भाई जो अगल बगल के बनारस हो गया, मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, ठीक, या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर हो गए, या फिर कानपुर तक आप समझ लीजिए, ठीक, 215-200, ये सब तो चलो सराउंडिंग्स वो है, उनको नहीं है। लेकिन अगर नोएडा से किसी को आना है, गाजियाबाद से आना है, सहारनपुर से आना है, मुरादाबाद से आना है, तो कितना समय लग जाएगा। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है वो कहाँ स्थापित की गई है? वो स्थापित की गई है लखनऊ में। ऐसे ही जो है अलग अलग राज्यों की खंडपीठ ऐसे ही स्थापित की गई है। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ जो है वो नागपुर में स्थापित की गई है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश कहाँ पर? नागपुर में, ठीक, बॉम्बे हाई कोर्ट की, ठीक, बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर। मध्य प्रदेश का जो एमपी का हाई कोर्ट है, आपको पता है मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? मेन खंडपीठ कहाँ स्थापित है? वो जबलपुर में। जबकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और इसकी दो खंडपीठें स्थापित की गई हैं, इंदौर में और ग्वालियर में। इंदौर और ग्वालियर, ठीक, दो जगह। तो ऐसे कर करके खंडपीठें स्थापित की जाती हैं, ठीक। राजस्थान में भी ऐसे, राजस्थान के हाई कोर्ट जोधपुर में स्थापित है, जोधपुर में स्थित है मेन बेंच, और उसकी एक खंडपीठ जो है वो फिर जो है जयपुर में स्थापित की गई है, ठीक। तो लेकिन जो मेन हाई कोर्ट है वो जोधपुर में। तो ऐसा है, वहां पर जो हाई कोर्ट्स हैं वो उन राज्यों के
बड़े बड़े शहरों में है, ना कि राजधानियों में। लेकिन चूंकि क्षेत्रफल बहुत बड़े होते हैं, लोगों को कष्ट न हो, केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए उनकी एक खंडपीठ स्थापित कर दी जाती है, ताकि मेन जो बेंच है वहां से प्रेशर भी कम हो सके। ठीक, एक कि उस भाई बेंच पे प्रेशर भी तो होगा, तो 2 खंडपीठ स्थापित कर दी जाती है और न्यायाधीशों को डिवाइड कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है, लोगों पर भी प्रेशर कम पड़ता है। अब बीच में स्थापित कर दिया। इसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं, एक इलाहाबाद और एक लखनऊ। अब ये लखनऊ ठीक है, मानिए नोएडा से भी आदमी आ सकता है, ठीक है, और मेरठ से भी आ सकता है, सहारनपुर से भी आदमी आ सकता है, तो लखनऊ थोड़ा सेंटर में पड़ जाता है। ठीक, और ईस्टर्न यूपी की जो है वो इलाहाबाद कवर कर लेगा। ऐसे लखनऊ है, तो अगर कानपुर के केस को वहां कर दे तो कानपुर वाले व्यक्ति को कितनी आसानी होगी। मात्र 70-80 बड़ा शहर है कानपुर उत्तर प्रदेश का, गाजियाबाद, नोएडा। ठीक, अरे शताब्दी चलती है, तो लखनऊ से लेकर जो है दिल्ली वाली शताब्दी चलती है। गाजियाबाद के किसी व्यक्ति का केस है, गाजियाबाद से बैठा आकर लखनऊ में उतर गया। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया ट्रांसफर ऑफ जजेस। अब इसको समझते हैं कि हाईकोर्ट में क्या होता है। तो भाई हाईकोर्ट में इंटर बेंच अगर ट्रांसफर हो रहा तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। भाई एक आज इलाहाबाद में, कल लखनऊ खंडपीठ हो गई। लेकिन क्या एक उच्च न्यायालय के जज का ट्रांसफर किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में हो सकता है? प्रश्न यहाँ ये उठता है। ठीक, क्या किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर किसी दूसरे राज्य की हाई कोर्ट में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका एक प्रोसीजर है। राष्ट्रपति ये ट्रांसफर करते हैं, भाई राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं, राष्ट्रपति ट्रांसफर करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से जो है किसी जज का ट्रांसफर नहीं कर सकते कि भाई आप इलाहाबाद से उठिए और ऐसा करिए, आप चले जाइए जोधपुर हाई कोर्ट में, यानी राजस्थान में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से ही किसकी राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट परामर्श लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। इनसे सलाह लेने के पश्चात ही राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, 1997 में 1977 में ये एक क्लॉज बनाया गया कि भाई किसी जज का ट्रांसफर दंड देने के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो, कि मानिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी का काम या ऐसा कोई केस वहां उन्होंने नहीं किया, तो इससे ऐसा माना गया कि जो उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के न्यायाधीश है वो प्रेशर में आएंगे। तो 77 में निर्णय दिया गया कि भाई आप किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर पनिशमेंट के रूप में नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ अपवाद के स्वरूप में कर सकते हैं। ठीक, एक्सेप्शनल केसेस में, है ना, या फिर लोक कल्याण के लिए, या अपवाद स्वरूप में, 2 केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में, बिल्कुल एक्सेप्शनल केस हो तब, या फिर लोक कल्याण पब्लिक वेलफेयर की स्थिति के लिए ही आप किसी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कर सकते हैं, अन्यथा आप उसको पनिशमेंट के रूप में उसका ट्रांसफर कभी नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन बाद में 1977 में तो ये कहा गया कि भाई पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हैं उसको। ठीक, किस रूप में करेंगे, एक्सेप्शनल अपवाद स्वरूप या फिर लोक कल्याण के लिए, 2 स्थितियों में आप हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई जरूरी है लोक कल्याण के लिए, हो सकता है इस जज के रहने से यहां पर यानी कि न्याय जो है त्वरित रूप में नहीं मिल पा रहा है या उचित नहीं मिल पा रहा है, या जिनका केस इनकी बेंच में है इनके या तो न्यायपालिका में होने से जहां पर केस चल रहा है हाई कोर्ट में, अगर वो मानिए उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में किसी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति का केस है जो मानिए जज के संबंधी हो, तो फिर ऐसी स्थिति में कि भाई अगर उन पर वो भी आरोप लगाओ कि भाई इनके होने से केस प्रभावित हो सकता है और राष्ट्रपति को लगता हो कि बात सही है, तो राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह करेंगे, और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी इस बात से सहमत हो गए कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि इनके होने से ऐसा हो सकता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में लोक कल्याण के लिए उस जज का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, लेकिन सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए नहीं। 1994 में क्लॉज और दिया गया
कि भाई ये जो ट्रांसफर होगा ना उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है ना, जुडिशियल रिव्यू। यानी कि ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि बोला तो जा रहा है कि लोक कल्याण के लिए, परंतु उसको दिया जा रहा हो दंड। ऐसा तो नहीं कि उसको पनिशमेंट के रूप में दे दिया जा रहा हो और दिखाया जा रहा हो कि इस व्यक्ति का यहाँ रहना जो है, इस जज को लोक कल्याण के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो उसकी समीक्षा हो सकती है, यानी कि जो ट्रांसफर होगा उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन चैलेंज करेगा कौन? चैलेंज सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है, वही जज जिसका ट्रांसफर हो रहा हो। ठीक, ट्रांसफर यानी कि जिस जज का ट्रांसफर हो रहा हो सिर्फ वही उसको चैलेंज कर सकता है। ठीक, चलिए, तो जजेस का ट्रांसफर हो सकता है। राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से जज का ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जज का ट्रांसफर लोक कल्याण या फिर एक्सेप्शनल केसेस में होगा, ना कि पनिशमेंट के लिए। एक और चीज, जिस जज का ट्रांसफर हो रहा है अगर वो अपने उस ट्रांसफर से सहमत नहीं है तो फिर वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है और इसकी न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्लियर? आगे आप देखते हैं, क्या उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था, वहां पर भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी। किस स्थिति में? राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, है ना। भाई हाई कोर्ट के कोई जज हैं, उनको किसी हाई कोर्ट के जज को उस राज्य के एग्जीक्यूटिव जो है वो जज के रूप में, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी जो है चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन वही 3 परिस्थितियों में। पहला, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होना चाहिए। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका पद क्या हो? रिक्त हो। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद क्या हो? खाली हो या रिक्त हो। पहली स्थिति तो ये होनी चाहिए। दूसरी स्थिति वही कि वो अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, यानी कि छुट्टी उट्टी पे गए हो, है ना। जजेस जाते हैं छुट्टी उट्टी पे, तो पहला क्या है कि भाई उनका पद रिक्त हो। ठीक, उनका पद रिक्त हो। दूसरा क्या है भाई, वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, यानी कि छुट्टी पर चल रहे हो, टेम्परेरी रूप में, है ना। जजेस जाते हैं छुट्टी उट्टी पे, घूमने उमने जाते हैं, अनुपस्थित हो। या फिर यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य को करने में अक्षम हो, यदि मुख्य न्यायाधीश, इफ चीफ जस्टिस इज इनकैपेबल टू डू हिज वर्क, यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य को करने में अक्षम है, तो इन परिस्थिति में हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगहों पर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक, बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में रखिएगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया कि क्या हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। किस किस कंडीशन में? इन कंडीशंस में राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट में जो है वो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। ठीक, अगली चीज कि भाई हाई कोर्ट का न्याय क्षेत्र और शक्तियां क्या है। लेकिन हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र और शक्तियों को पढ़ने से पहले हमें ये देखना और समझना आवश्यक है कि जो मैंने चर्चा की थी कि भाई एक हाई कोर्ट में, यानी कि जो 7वां संविधान संशोधन था, एक हाई कोर्ट 2 से अधिक राज्यों का भी कार्यभार संभाल सकता है। अभी तो हमने बेसिक संरचना समझी और हमने उस पॉइंट को अपने वहीं छोड़ा हुआ था कि एक राज्य जो है, एक हाई कोर्ट जो है वो 1 से अधिक राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। संविधान में तो बोला गया था भाई प्रत्येक राज्य का अपना होगा, लेकिन जैसे जैसे राज्य सशक्त होते जाएंगे वैसे वैसे आवश्यकता अनुरूप हर वहां पर किया जा सकता है।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान रखा गया क्योंकि आपको पता है कि बाद में जो है आकस्मिक रूप से भारत में कुछ और राज्यों का, जैसे आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ, आपको पता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। एक पोट्टी श्रीरामुलु नाम के व्यक्ति ने जो है बहुत बड़ा अनशन किया था, क्योंकि तेलुगु भाषी लोगों ने बोला था कि हम तमिल वालों के साथ नहीं रह सकते, है ना। देखिए विभाजन कितना खतरनाक होता है आप समझ सकते हैं, वो भी भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला, गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। बहुत बड़ा मूवमेंट चला। आंध्र प्रदेश के लोगों ने बोला, तब पहले आंध्र प्रदेश नहीं था, वो मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। किसका? मद्रास प्रेसिडेंसी का। और मद्रास प्रेसिडेंसी में आंध्र प्रदेश का भी कुछ इलाका था, कुछ इलाका कर्नाटका का भी था, आज का तमिलनाडु था, कुछ केरला का था, सब मिला के मद्रास प्रेसिडेंसी बनती थी। तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने बोला कि हम इन तमिल बोलने वाले लोगों के साथ नहीं रह सकते, हम इन तमिल बोलने वाले लोग सब एक साथ नहीं रह सकते, हमें अपना एक अलग राज्य चाहिए, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु भाषी लोगों का हो। तो सरकार ने इस मांग को अनसुना किया। जो आयोग बने थे उन्होंने भी इसको अनसुना किया। एस.के. धर कमीशन था, ठीक, और इन्होंने तो बाद में स्वीकारा। जस्टिस JVP कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया कमेटी, ठीक। तो इन लोग ने मना किया था एस.के. धर कमेटी इन सब। लेकिन चूंकि बाद में ये एक आंदोलन का रूप ले गया और काफी विभत्सकारी हो गया, ठीक। एक व्यक्ति की जान चली गई 53 दिन के बाद, पोट्टी श्रीरामुलु। देश में दंगे फैल गए, स्थितियां बड़ी अशांतिजनक हो गई, बड़ी अप्रिय हो गई। ऐसी परिस्थिति में फिर भाषाई आधार पर जो है एक कमीशन का गठन करना पड़ा, ठीक। और उसने जो है फिर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की रूपरेखा को तैयार किया और माना। तो फिर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। लेकिन देखिए तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य बना आंध्र प्रदेश। फिर देखा देखी पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब, हरियाणा, ठीक। फिर आप देखिए ऐसे कई राज्य बढ़ते गए हैं। फिर नागालैंड अलग हो गया असम से, ठीक, नगांव का लेकर। फिर 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। और जहां से जीत चालू हुई थी घूमकर वहीं पर आई। कैसे? याद करिए, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषा आधार पर गठित होने वाला। और 2014 में तेलंगाना जो है, उस समय तो भारत का जो है 29वां राज्य था। अभी तो जम्मू कश्मीर राज्य को जो है समाप्त कर दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन विभाजन होने वाला आखिरी राज्य तेलंगाना था। वही तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से, जो कभी भाषा के नाम पर मद्रास से अलग होकर अलग बना था। तो कहते हैं कि धरती गोल है, ठीक है, माना कहते हैं ना लोग की धरती गोल है, घूम के वहीं आती, तो आ गई चीजें। तो कई हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं? चूंकि फिल्म्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो हम देखते हैं। तो जैसे आपको पता कुछ फेमस हाई कोर्ट है, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र का तो केस देखेगा ही देखेगा, स्वाभाविक बात है। इसके अलावा कुछ और जगहों के भी केस वह देखता है। गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, इनके केस भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही देखता है, ठीक। इसी प्रकार से कुछ और गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों के एक समय था गुवाहाटी हाईकोर्ट 7 राज्यों के केसेस देखता था, भारत में सबसे ज्यादा, ठीक।
असम का, नागालैंड, मिजोरम, भाई असम का तो है ही है, तो असम पूरा देख रहा है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। पहले ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का भी केस देखता था, पर आपको मैंने बताया है कि जो वर्तमान में 24 हाई कोर्ट है इस समय, उसमें जो तीन, सब पहले 21 थे, तीन हाई कोर्ट जो सबसे लेटेस्ट बने हैं वो है मणिपुर, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, मेघालय जब क्लास स्टार्ट हुई थी, और त्रिपुरा। ये तीन हाई कोर्ट्स अब इन राज्यों में भी बन गए। पहले ये सबके गुवाहाटी देखता था, तो 7 हाई कोर्ट्स को देखता था, वो 7 राज्यों के केसेस को एक हाई कोर्ट देखता था, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक, अब सिर्फ 4 राज्यों को देखता है, एक असम का, एक नागालैंड, एक मिजोरम और एक अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा कुछ और भी राज्य हैं, जैसे पंजाब, आपने नाम सुना, ठीक, केरला हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप दोनों का देखता। केरला हाई कोर्ट, एर्नाकुलम में इसकी मुख्य पीठ है, ये केरला और पुडुचेरी। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि पुडुचेरी को कौन देखता है, तो केरला हाई कोर्ट। दादरा एंड नागर हवेली को कौन देखता है, बॉम्बे हाई कोर्ट। देखिए 2 यूनियन टेरिटरीज आपकी इसी में आ गई। सिर्फ जो आपकी, चूंकि जम्मू कश्मीर तो अभी लेटेस्ट आपकी बन गई है, ठीक है, और लद्दाख को 2 को जोड़ा गया था, तो 7 पहले से थी, 9 आपकी यूनियन टेरिटरीज हो गई थी, लेकिन अभी रिसेंटली दादरा एंड नागर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया। तो वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी तक सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ही एक ऐसा था जिसका अपना, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी ऐसा था जिसके पास अपना एक अलग से हाई कोर्ट था। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक, याद रखिएगा, 1966 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ठीक 100 साल बाद। तो दिल्ली हाई कोर्ट अकेला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट था। लेकिन अभी चूंकि जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो वर्तमान में 2 यूनियन टेरिटरीज के पास अपने हाई कोर्ट है, एक जम्मू कश्मीर के पास और एक दिल्ली के पास। ठीक, जम्मू कश्मीर का बहुत पुराना है, 1924 तब, लेकिन वो स्टेट का दर्जा था, अभी इसको यूटी बनाया गया है। तो अगर अभी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि वर्तमान में कितने यूनियन टेरिटरीज के पास अपने हाई कोर्ट है, तो दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो केरला हम लोगों ने लिख लिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पंजाब हाई कोर्ट। पंजाब हाई कोर्ट जो है, सॉरी पंजाब बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ आपको पता है पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है, और ये दोनों की केस को देखता है, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक, दोनों की चूंकि कैपिटल भी है, तो दोनों के ही 2 स्टेट्स देखता है, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक। इसके अलावा और आपको पता है चंडीगढ़ खुद भी एक यूटी है, तो 3 चीजें हो गई, एक यूटी हो गया, 2 स्टेट हो गया, ठीक। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, सॉरी, केरला हाई कोर्ट में मैंने पुडुचेरी लिख दिया, सॉरी, केरला और लक्षद्वीप को देखता है, ये तो मद्रास हाई कोर्ट देखता है पुडुचेरी को, सॉरी, ठीक, वो एरर मिस्टेक हो गया, ठीक। और मद्रास हाई कोर्ट ऐसा है जो तमिलनाडु और पुडुचेरी की केस देखता है, तमिलनाडु और पुडुचेरी की केस देखता है, ठीक, बाय मिस्टेक हो गया था, याद रखिएगा। केरला हाई कोर्ट जिसकी खंडपीठ एर्नाकुलम में है, वो केरला और लक्षद्वीप का केस देखता है। तो ऐसे कुछ हाई कोर्ट्स हैं जो एक से अधिक राज्यों के जो है केसेस को देखता है, ठीक। इतना देखने के पश्चात अब हमको वापस आना पड़ेगा उच्च न्यायालय के रोल को समझने के लिए कि भाई उच्च न्यायालय के पास कौन कौन से रोल है, ठीक, हाई कोर्ट के पास कौन कौन से अधिकार हैं, क्या उसकी भूमिका है, क्या उसका रोल है इंडियन जुडिशरी सिस्टम में। तो आइए हम हाई कोर्ट के रोल को समझते हैं, जैसे कल हमने अपनी लास्ट क्लास में सुप्रीम कोर्ट के रोल को समझा था, ठीक। तो देखते हैं भाई हाई कोर्ट के पास क्या क्या अधिकार है ना। सुप्रीम कोर्ट का तो रोल समझ लिया था हमने, हाई कोर्ट का देखते हैं, ठीक। हाई कोर्ट के पास क्या क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी प्राइमरी अपीलेट है? बिल्कुल है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट का भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक। हाई कोर्ट का भी अपना न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार है, ठीक। हाई कोर्ट भी
अपना अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अभी सबको विस्तार से समझेंगे, पहले इसके रोल और इसकी शक्तियों को देखते जाते हैं कि कितना पावरफुल है। इसके अलावा वो एक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार भी, यानी कि पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन भी कर सकता है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार यानी कि सुपरविजन भी कर सकता है वो, बिल्कुल अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जो है लोअर कोर्ट्स होती हैं, अपने जो उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उसको देख सकता है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की तरह रिकॉर्ड न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय बिल्कुल है। ठीक, आर्टिकल 215 बोलता है कि हाई कोर्ट जो है वो अभिलेख न्यायालय भी है। कैसे, अभी देखते हैं। रिकॉर्ड कोर्ट। और लास्ट, क्या ये न्यायिक समीक्षा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आइए थोड़ा देखते हैं इसको। क्या हाई कोर्ट जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, प्राइमरी अपीलेट है? क्या हाई कोर्ट में हम सीधा अपील कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट और सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी चीज होता है, कोई भी मुकदमा होता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे लोअर कोर्ट्स होती हैं वहां पर, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। ठीक, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, है ना। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों से संबंधित बात है तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 226 के तहत आप सीधा जो है कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। तो रिट जारी करने का भी अधिकार होता है, इसी को हम उसके न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में बोलते हैं, अभी देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आप सीधा जा सकते हो। इसके अलावा कुछ और केसेस ऐसे होते हैं, जैसे अधिकारिता का मामला हो, कोई वसीयत का मामला हो, ठीक, तलाक का मामला हो, विवाह का हो, ठीक। इसके अलावा विवाह हो, तलाक हो, वसीयत हो, कंपनी एक्ट हो, कंपनी कानून हो, कंपनी एक्ट, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना हो। ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना मतलब होता है कि न्यायालय ने कोई फैसला दिया और आप उस फैसले के विरोध में कोई बात कर रहे हो, इसको कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। कोर्ट आप पर दंड लगा सकता है, सजा भी दे सकता है और दंड भी लगा सकता है। ठीक, तो न्यायालय के किसी भी फैसले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट ने बताया था पहले था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्यायित किया कि ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, आप किसी भी न्यायालय के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप ऊपर की कोर्ट में जो संबंधित व्यक्ति का वो अपील कर सकता है, लेकिन आप जो है खुलेआम उसके लिए न्यायालय के निर्णयों को जो है क्रिटिसाइज करना और ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है। ठीक, तो अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, कोई कंपनी एक्ट का है, किसी विवाह, तलाक या वसीयत का केस है, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ स्पेशल क्लॉजेस होते हैं। आप स्पेशल क्लॉजेस के तहत, सिंपल नहीं, सिंपली तो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल क्लॉजेस में आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, सीधा हाई कोर्ट इन केसेस में जो मैंने आपके पीछे मेंशन किए हैं, वसीयत यानी कि सक्सेसरशिप, तलाक, विवाह, कंपनी एक्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसी स्थिति में सीधा आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, दूसरा ये केस हो गए अगर संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो, यानी कि किसी सांसद महोदय का या फिर किसी विधायक महोदय के इलेक्शन से संबंधित मैटर है, डिस्प्यूट है, तो भी हाई कोर्ट सीधा जाया जा सकता है, तो भी सीधा हाई कोर्ट जाया जा सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया मूल अधिकार से संबंधित मैटर में, ठीक, या फिर संविधान की व्याख्या के संबंध में अगर मानिए लोअर कोर्ट में यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट में किसी ने कोई मैटर डाला, अब वहां पर इशू फंस गया कि इसमें क्या जजमेंट दे, क्योंकि यहां पर तो संविधान की व्याख्या करने की बात आ गई है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है
वो संविधान की व्याख्या नहीं कर सकते। संविधान की व्याख्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, ये याद रखिएगा। अगर लोअर कोर्ट में कोई या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मैटर ऐसा फंस गया जज के सामने जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की बात आ गई, तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। तो अगर संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न फंस गया तो भी आप सीधा कहा जा सकते हैं हाई कोर्ट। तो ऐसी स्थिति में ये प्राथमिक क्षेत्राधिकार यानी प्रारंभिक बन सकता है। इन सारी सिचुएशंस में जो मैंने आपको बताया है, आप सीधा यानी कि ये जो कंडीशंस लिखी है वो किसी सांसद या विधानमंडल के सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मैटर है उसमें, या फिर किसी संविधान की व्याख्या वाले प्रश्न में उसमें, या फिर किसी नागरिक के मूल अधिकारों के प्रवर्तन की बात हो रही है, एनफोर्समेंट की बात हो रही हो, किसी नागरिक का मूल अधिकार छिन रहा हो, सरकार उसको दे ना रही हो, तो उसको एनफोर्स यानी लागू कराने के लिए वो व्यक्ति सीधा हाई कोर्ट जा सकता है। ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। तो इन ऐसे केसेस में ये सीधा जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के रूप में काम करता है। ठीक। दूसरा है न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार यानी कि रिट का क्षेत्राधिकार। ठीक। ये मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 226 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि जैसे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ऐसे आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो या फिर सरकार को ऐसा लग रहा हो कि या फिर मूल अधिकारों का हो रहा है या फिर कुछ ऐसी स्थिति में जैसे मानिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, किसी व्यक्ति को गलत ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया हो, किसी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत न किया गया हो, या कुछ और परिस्थितियों में जो रिट्स जिसमें जारी होती है, इसके इतर भी अगर कुछ है तो सुप्रीम कोर्ट को क्या है रिट जारी करने का, हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, वैसे ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये एक रिट जारी भी कर सकता है यानी कि न्यायाधीश का भी क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार बिल्कुल है। मैंने आपको बताया कि भाई अपीलीय क्षेत्राधिकार तो है ही है। जैसे अगर आप हाई कोर्ट के निर्णय से असहमत हैं तो आप कहाँ अपील करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। इसी प्रकार अगर आप अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी निर्णय से, जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या सेशन कोर्ट से या मुंसिफ कोर्ट से, किसी भी कोर्ट से आप भाई नीचे की कोर्ट में अगर असहमत होंगे तो उससे ऊपर ही कोर्ट में जाएंगे। यानी कि अगर आप लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी भी फैसले से असहमत हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसलिए हाई कोर्ट जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार भी रखता है। दोनों प्रकार की केसेस में, रेवेन्यू केसेस हो या फिर आपराधिक मसले हो, क्रिमिनल केसेस हो, दोनों क्षेत्रों में, दीवानी और फौजदारी दोनों क्षेत्रों में आप जो है वो सीधे कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं या सीधा कहाँ अपील कर सकते हैं, वो आप सीधे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक। अगर आप किसी निर्णय से दीवानी या फिर आपराधिक, दीवानी कोर्ट के यानी रेवेन्यू कोर्ट के किसी मैटर से रेवेन्यू का कोई केस हो या फिर कोई क्रिमिनल केस हो, दोनों ही केस में अगर आप निचली न्यायपालिका के, निचले न्यायालय के निर्णयों से सहमत नहीं है तो आप सीधा हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। ठीक। इसके अलावा अगला है पर्यवेक्षी, सुपरविजन। बिल्कुल भाई हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी जो लोअर कोर्ट्स हैं उसकी जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसका सुपरविजन कर सकता है ना। हाई कोर्ट के पास वो अधिकार है कि वो अपने लोअर कोर्ट्स के मैटर को सीधा अपने पास मंगवा सकता है, यानी वो जो मामले जो नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में चल रहे हैं वो उसको सीधा अपने पास मंगवा सकता है। इसके अलावा वो शरीफ, क्लर्क, बाकी जो हैं उन सब के वेतन भत्तों को भी जो लोअर कोर्ट्स के हैं वो निश्चित करता है। तो एक प्रकार से हाई कोर्ट जो है वो सुपरविजन करता है, पर्यवेक्षी करता है, उसकी जानकारी में रहता है पर्यवेक्षण में कब कहाँ लोअर कोर्ट्स में क्या सारी चीजें हो रही वो सबका सुपरविजन कर सकता है, ये उसका राइट है। तीसरा है, पांचवा, अभिलेख न्यायालय। क्या हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरह रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में है? रिकॉर्ड कोर्ट का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं वो बेस बनते हैं लोअर कोर्ट्स के लिए। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जो नीचे की कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं दे सकते। इसीलिए वो लॉयर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो अगर हाई कोर्ट के जो लॉयर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के
केसेस की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि भाई इस केस में कैसे वकील ने क्या क्या दलीलें दी, कौन कौन से धाराओं का प्रयोग हुआ और कोर्ट ने इसमें क्या पक्ष दिया, किस आधार को बनाकर क्या निर्णय दिया। तो यही हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उस केस को स्टडी करते हैं, लॉयर भी स्टडी करते हैं, तो वो उनके लिए रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में होती है। ऐसे ही हाई कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो लोअर कोर्ट्स के लिए यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए क्या हो जाते हैं, वो एक नजीर के रूप में हो जाते हैं। ठीक, जो लोअर कोर्ट्स के जो जज हैं वो फिर कोई भी फैसला देते हैं तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के केसेस में स्टडी करते हैं और कहते हैं कि फला ऐसा कोई केस आया है, इसमें हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था इस आधार को बनाकर, और ऐसे ही एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था इसको बनाकर, तो हमारा डिसीजन या जजमेंट भी इसी आधार पर होना चाहिए, इसके इतर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट जो है एक रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में भी काम करता है। और जो इसका लास्ट चरण है विच इज न्यायिक समीक्षा, क्या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक, कैसे कर सकता है भाई? देखिए, कोई भी राज्य सरकार किसी भी प्रकार का अगर कोई काम कर रही है, ठीक, तो वह राज्य के विधानमंडल व फिर केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों को जो है उनकी संवैधानिकता परीक्षण के लिए उनकी समीक्षा कर सकता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे उसका हो। ठीक, अब मानिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई नियम बनाया और कोई व्यक्ति उससे सहमत न हुआ तो हाई कोर्ट चला गया, तो हाई कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है कि जो आपने आदेश दिया है क्या वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। ठीक, तो ये आधार बनते हैं हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा के। तो ये हमने देखा हाई कोर्ट का पूरा रूपरेखा कि हाई कोर्ट के पास क्या अधिकार है, हाई कोर्ट कैसे काम कर सकता है और बाकी सारी चीजें। ठीक, तो ये हाई कोर्ट हुआ कि कैसे उसका गठन होता है, कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कैसे न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है, कौन उन्हें शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या भूमिका होती है, कितने हाई कोर्ट हैं, कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से हाई कोर्ट्स एक से ज्यादा राज्यों का वो देख सकते हैं, किन राज्यों के पास है, किन यूटीज के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, किन के पास है, कौन से ऐसे हाई कोर्ट हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार देख रहे हैं, और हाई कोर्ट का जो रोल है, जो पावर है, जो उसका क्षेत्राधिकार है, इन सब पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। अब हम अपने नेक्स्ट यानी कि अपने न्यायपालिका के तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, जिनको हम अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं। ठीक, चलिए आई क्या है भाई ये अधीनस्थ न्यायालय और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स? तो जो ये अधीनस्थ न्यायालय है, आपको मैंने पिरामिड बनाया था और बताया था कि भारतीय न्यायपालिका सिस्टम में जो सबसे निचले सोपान पर न्यायालय है उनको अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बोला जाता है। इनकी भी चर्चा संविधान के भाग 6 में है। हमने आपको बताया कि सुप्रीम हाई कोर्ट भी पार्ट 6 में है, आर्टिकल 214 से 231 तक। हाई कोर्ट कहां से कहां तक है? 214 से 231 तक, जबकि डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इनकी चर्चा 233 से लेकर 237 आर्टिकल तक है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो है वो चर्चा या व्याख्या की गई है। ठीक, जैसे 233 में बताया गया कि कैसे डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर है, पहले इसके अपॉइंटमेंट और टेन्योर और इसको समझने से पहले हमें सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से समझना होगा। ठीक, देखिए इनके ऊपर कौन होता है? इनके ऊपर होता है हाई कोर्ट, है ना। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट कैसे बटा है। हाई कोर्ट ऐसे बटा होता है 2 स्ट्रक्चर में। भाई हाई कोर्ट तो ऊपर का हो गया, ठीक, और जो
सबऑर्डिनेट कोर्ट बटी हैं वो कैसे दो पार्ट में बटी है। ठीक, ये दो पार्ट में बटती है, जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायालय के रूप में। ठीक, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक समझिएगा, यानी जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वो कैसे स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले दो चरण होते हैं, एक जिला न्यायालय, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट। ठीक, अब देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। बड़े ध्यान से आप कोर्ट की संरचना को समझते हुए चलिएगा। जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब होता है, जब देखिए जज एक ही होता है, जब दीवानी पक्ष को सुना जाता है, रेवेन्यू केसेस समझ रहे हैं, शादी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, प्रॉपर्टी के छोटे मोटे जो मैटर्स होते हैं वो सब दीवानी न्यायालय में आते हैं, यानी कि दीवानी पक्ष। ठीक, यानी कि जब भी केस कोई रेवेन्यू वाला होगा, यानी कि शादी, विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार वाला, तब फिर उसको जिला न्यायालय बोला जाएगा। ठीक, और अगर कोई फौजदारी पक्ष होगा, यानी कि क्रिमिनल मैटर होगा, तब फिर उसको सत्र न्यायालय बोला जाता है। तो आज के बाद जब भी आप मार्केट में जाइएगा, ठीक, यानी अपने शहर में, मार्केट का मतलब अपने शहर में जाइएगा, और अगर आपको कोर्ट दिख जाए, है ना, हर शहर में तो वहां की कोर्ट है ना, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कचहरी, तो जाइएगा और देखिएगा जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा रहता है, उसी के अंदर दोनों होते हैं। जब क्रिमिनल केसेस को सुना जाता है तो वो सेशन कोर्ट हो जाता है, और जब सिविल केसेस को सुना जाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है। इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे, यानी कि दीवानी वाले के नीचे जो न्यायालय होता है उसको हम बोलते हैं अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, यानी कि कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज। ठीक, इनका कोर्ट होता है अधीनस्थ न्यायालय वाले। ठीक, और अगर आप इस तरफ आ जाओगे तो मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी का न्यायालय होता है, जिसको चीफ मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी का न्यायालय। ठीक, अब देखते जाइए, डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू की केसेस सुनने वाला सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? जिला न्यायालय। क्रिमिनल केसेस को सुनने वाला सत्र न्यायालय। अब अगर इससे छोटे मैटर है तो ये जो दीवानी न्यायालय में, रेवेन्यू कोर्ट में जो छोटी कोर्ट होती है उसको बोला जाता है कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज। ठीक, ये लोग इस स्तर के लोग इसमें बैठते हैं। ठीक, और यहाँ पर मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी का न्यायालय होता है। और नीचे आ जाएंगे आप, जो सबसे निचली कोर्ट होती है वो होती है मुंसिफ अदालत। सबसे छोटे छोटे जो रेवेन्यू केस देखे जाते हैं, है ना, और यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ न्यायिक दंड अधिकारी का न्यायालय। यानी आप समझ जाइए कि भारत में अगर आपका रेवेन्यू केस है तो सबसे लोअर कोर्ट कौन सी है? मुंसिफ। ठीक, मुंसिफ की अदालत, तो जो जज होते हैं उसको मुंसिफ बोला जाता है उर्दू में। ठीक, पीसीएस जे से जो अपॉइंटमेंट होता है वो यहीं से होता है, फिर यहाँ से वो यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं। पीसीएस जे में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है यहीं से होता है। मैं लिखवाऊंगा आपका, है ना। एक शेर है बड़ा अच्छा कि देख लेना कल अगर मुंसिफ बने, सच यही है सच नहीं कह पाओगे, है ना। तो वो एक लाइन ऐसी है ना। तो बड़ी अच्छी लाइन है कि देख लेना कल अगर मुंसिफ बने, कल सच यही है सच नहीं कह पाओगे, है ना। यानी कल को अगर जज बने तो देखना तुम जो सच बोलना है ना वो बोल नहीं पाओगे, सच बोलना बड़ा टफ हो जाता है। तो ये एक फॉर्मेशन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे सबसे ऊपर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब वो रेवेन्यू के मैटर्स को सुन रही होगी। फिर उसके नीचे आएगी कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज रेवेन्यू मैटर्स में। फिर सबसे नीचे मुंसिफ अदालत। यानी अगर आपका कोई रेवेन्यू का केस है, सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुंसिफ अदालत में। फिर मुंसिफ अदालत से जाएगा कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज में, फिर वहां से जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां से जाएगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से जाएगा सुप्रीम कोर्ट। यही फौजदारी में न्यायिक दंड अधिकारी का न्यायालय। फिर उसके ऊपर जाएगा तो मुख्य न्यायिक चीफ मेट्रोपॉलिटन जज का, फिर उसके ऊपर सेशन जज का, और फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ये जो है पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है भारत के सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स का। ठीक, जिसको मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से बता दिया। ठीक,
आप थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे इस जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक, ये डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति, हमेशा डीजे की नियुक्ति गवर्नर द्वारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह के बाद होती है। ठीक, किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के परामर्श से होती है। हाई कोर्ट से राज्यपाल परामर्श लेता है और फिर जो है डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा हाई कोर्ट राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट की सलाह से होती है। और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है? उसमें राष्ट्रपति राज्यपाल से और हाई कोर्ट के अन्य सीनियर जजेस से अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर जजेस के अपॉइंटमेंट से करता है। ठीक, इसी प्रकार जो अच्छा उनके परामर्श से तो हो गई, लेकिन कौन सा व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होगा? पहली बात तो ये कि ऐसे व्यक्ति को वो केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी में ना हो, पहली चीज ये अनिवार्य शर्त है। दूसरा, कम से कम 7 साल तक लॉयर रहा हो, कम से कम 7 साल तक में लॉयर रहा हो। ठीक, और हाई कोर्ट ने उसके अपॉइंटमेंट की सिफारिश की हो, ऐसी स्थिति में वो डिस्ट्रिक्ट जज बनता है। क्लॉज याद रख लीजिए। कौन अपॉइंट करेगा? सबसे पहली चीज गवर्नर करेगा हाई कोर्ट की से परामर्श करके। ठीक, तब डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होता है। और कौन व्यक्ति होता है डिस्ट्रिक्ट जज? वह व्यक्ति जो पहली बात तो किसी केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी में ना हो, दूसरी चीज वह 7 साल तक लॉयर रहा हो, और तीसरी चीज हाई कोर्ट ने उसके अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किया हो। ये तो हो गई डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट। ठीक, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज एक ही होता है। ठीक, जब वो सिविल मैटर सुन रहा होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा, जब वो क्रिमिनल केसेस सुन रहा होगा तो वह सेशन जो है जज बन जाएगा। क्लियर? अब हम आते हैं अगले, ये जो भाई अधीनस्थ न्यायालय है, ये कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, मुंसिफ अदालत, यहाँ पर अपॉइंटमेंट कैसे होगा? यहाँ पर अपॉइंटमेंट कैसे होगा? यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा राज्यपाल के द्वारा। कैसे? राज्यपाल के द्वारा का मतलब है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पीसीएस जे की परीक्षा होती है, पीसीएस जे जुडिशरी, वहां से अपॉइंटमेंट होता है इन जजेस का। ठीक, तो ये होता है अधीनस्थ न्यायालय यानी कि अन्य न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट। ठीक, तो ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत ही दीवानी न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, ये सारे जिला न्यायाधीश इसके अंतर्गत आते हैं। बड़ा पद होता है डिस्ट्रिक्ट जज का। ठीक, ये तो हो गई आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक, जो मैंने आपको पिरामिड के आकार में बनाई। इसके अलावा भी हमें कुछ कोर्ट्स जो है वह दिखाई पड़ती हैं। वो कोर्ट्स कौन सी हैं? आइए थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं, है ना। ये तो मैंने आपको वो बताई जो एक परंपरा अनुसार और एक ट्रेडिशनल के अनुसार जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और कोर्ट्स का भी जिक्र हम करेंगे जिसको अलग से बनाया गया है। ये तो आपका हो गया संवैधानिक ढांचे के अनुरूप बनी हुई, है ना, कि आपका मुंसिफ अदालत, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट, यहाँ पर न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सत्र न्यायालय का। ठीक, आइए अब देखते हैं कि संविधान के इतर और कौन सी कोर्ट्स है भाई जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो संविधान के इतर, ये तो भाई आपकी एक न्यायिक व्यवस्था हो गई जिसके तहत ये है। इसके अलावा कुछ और कोर्ट्स का अलग से गठन किया गया, जिसमें एक सबसे फेमस कोर्ट है, आपने नाम सुना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ये हाई कोर्ट के समतुल्य होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट हाई कोर्ट के समतुल्य होती है, ये समझ लीजिए। ठीक, ये सिर्फ आपराधिक मसलों के लिए ही गठित होती है। किसके लिए? सिर्फ क्रिमिनल केसेस ही यहाँ पर जा सकते हैं, कोई रेवेन्यू केस यहाँ नहीं जा सकता। गंभीर किस्म के क्रिमिनल केस, ठीक, गंभीर के क्रिमिनल केसेस के लिए ही ये गठित हुई है। ठीक, किसी की हत्या हो गई हो, ऐसा कुछ हो, है ना, उसके लिए है ये। या फिर किसी का बलात्कार हो गया, ऐसी कोई जघन्य क्रिमिनल केस। एक बड़ा फेमस केस था, न्यूजीलैंड की एक पर्यटक थी, न्यूजीलैंड टूरिस्ट वर्सेस मोहंती। ठीक, ये मोहंती जो है वो उड़ीसा के डीजीपी के बेटे थे।
बेटा था, सॉरी मैं थे क्यों बोल रहा हूँ, उड़ीसा, उनके पिताजी सम्मानीय, वो सम्मानीय नहीं है, तो डीजीपी का बेटा था और इसने एक न्यूजीलैंड की पर्यटक की जो है का रेप कर दिया था और ये केस फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया और 23 दिन के अंदर कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया। तो क्रिमिनल केसेस के लिए गठित होती है ये, और स्पेशली इसलिए होती है कि ये बहुत तेज सुनवाई करती है, दिन प्रतिदिन सुनवाई होती है। तो जो एक न्यायपालिका की एक खामी है, न्यायपालिका का जो दोष है कि जजमेंट बहुत लेट आता है, यहाँ पर लेकिन दिन प्रतिदिन सुनवाई होती है ना, डे बाय डे की सुनवाई होती है। तो डे बाय डे की सुनवाई का नतीजा ये होता है कि निर्णय बड़ी जल्दी आ जाता है इसमें, है ना। कहते हैं कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर कोई निर्णय देर से आ रहा तो वो भी किसी के साथ जो है न्याय नहीं होता, ठीक। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रिमिनल केसेस के लिए गठित की गई है, हाई कोर्ट के समतुल्य होती है, दिन प्रतिदिन सुनवाई होती है और बहुत तेजी के साथ जो है यहाँ पर निर्णय आते हैं, ठीक। ऐसे अगली अदालत है लोक अदालत, ठीक। ये क्या है, ये देखिए निर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए गठित की गई थी लोक अदालत, जो गरीब लोग होते हैं, निर्बल आय वर्ग के लिए, ठीक, निर्बल आय वर्ग के लिए गठित की गई कि जो भी बहुत गरीब हैं, अक्षम लोग हैं, उनके जो दीवानी और छोटे लघु आपराधिक मुकदमे होंगे उनका यहीं पर लोक अदालत में ही फैसला हो जाएगा। कौन कौन से दीवानी मुकदमे, थोड़ा बहुत जो खेती बाड़ी से संबंधित, इसने हमारा, ठीक, दीवानी मुकदमे, है ना, इसने हमारा खेत का पेड़ काट लिया, ये कर लिया, या लघु आपराधिक मुकदमों के लिए ही ये गठित की गई है, ठीक। ठीक, अगली है आपने सुना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एक्चुअली जरा सी अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो मार्कर जो है वो सूखने लग जाता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जो आप लेबर कोर्ट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स, ये जो देखते हैं ये होती है। जनरली यहाँ पर जो होते हैं वो ऑफिसर्स जो हैं वो नियुक्त होते हैं और यही इसके निर्णय देते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, होते हैं। तो अगर आप लेबर कोर्ट और जो कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं, उपभोक्ता अदालतें, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आती है। इसी प्रकार एक है फैमिली कोर्ट, पारिवारिक अदालतें, है ना, आपने सुना होगा फैमिली कोर्ट। यहाँ पर कौन से केसेस आते हैं, यहाँ पर तलाक और जो है पारिवारिक जो मुद्दे होते हैं, पति पत्नी के बीच में मतलब तलाक हो रहा है, डिस्प्यूट है ना, भाई भाई के बीच, पति पत्नी के बीच में, बच्चों को लेकर डिस्प्यूट है, तो पारिवारिक विवादों और सुलह समझौतों के लिए फैमिली कोर्ट गठित की गई है। तो अगर किसी व्यक्ति का तलाक होने के लिए जो कोई पारिवारिक विवादों और सुलह समझौतों के लिए, है ना, सुलह समझौतों के लिए, ठीक, अगर किसी व्यक्ति का तलाक होने वाला होता है तो वो कोर्ट में अर्जी देता है, तो सीधा उसकी कार्रवाई नहीं चालू होती है, पहले उसके केस को तुरंत उठा के फैमिली कोर्ट में दे दिया जाता है। जैसे ही आप तलाक के लिए अर्जी देंगे, चाहे कोई पति हो चाहे कोई पत्नी हो, कि भाई मुझे इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना या मुझे इस महिला के साथ नहीं रहना, भाई होता, शादी आपने की, विचार नहीं मिले, समस्याएं आई, तो हो ही जाता, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो तुरंत ये नहीं कि चालू हो जाता, पहले वो फैमिली कोर्ट में भेजा जाता है कि भाई अगर ये दोनों अलग हो रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कुछ तो विवाद का कारण रहा होगा, कुछ तो डिस्प्यूट का कारण रहा होगा, तो आप लोग क्या, कोर्ट में ये कहती है क्या आप लोग सुलह करना चाहते हैं, 6 महीने का समय होता है, 6 महीने तक दोनों लोगों की, पक्षों की काउंसलिंग होती है फैमिली कोर्ट में कि मान जाओ, परिवार मत तोड़िए, परिवार टूटने से सिर्फ 2 जिंदगियों पे नहीं 2 परिवारों पर असर पड़ता है, बच्चे हैं तो उनकी जिंदगी का क्या होगा, सारी चीजें फला ना। तो अगर दोनों पक्ष मान जाते हैं तो चीज खत्म हो जाती है। अगर नहीं मानते फिर भी कि नहीं हमें इसकी शक्ल देखनी ही नहीं है ना, तो फिर वो बोल देते हैं भाई ठीक है, नहीं देखनी है तो आइए और अब तलाक का केस लड़िए और फैसला आएगा, ठीक। इसी प्रकार से रूरल कोर्ट्स और इवनिंग कोर्ट्स भी हैं, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छोटे मोटे मुकदमों के लिए रूरल कोर्ट्स का गठन किया गया है। कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए इवनिंग कोर्ट्स का भी गठन किया गया है, ठीक। यानी कि जैसे जो न्यायपालिका का समय होता सवेरे 9 बजे से 5 बजे तक का,
तो चूंकि भारतीय न्यायपालिका में एक सबसे बड़ी समस्या है कि मुकदमों की बढ़ती संख्या, जितने जजेस हैं उनके ऊपर बहुत बर्डन है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा उनके ऊपर पेंडिंग हो चुके हैं। तो कैसे इस पेंडिंग केसेस को सॉल्व किया जाए, केसेस को किया जाए, तो अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए इवनिंग कोर्ट्स चालू की गई कि भाई 9 से 5 का तो है ही, अब शाम को भी अदालत लगेगी, ताकि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा केसेस या मुकदमों का निपटारा हो सके। ठीक, तो ऐसी स्थिति में इवनिंग कोर्ट्स का गठन किया गया। केरला और गुजरात में बहुत सक्सेसफुली ये इवनिंग कोर्ट्स चल रही हैं। केरला में और गुजरात में बहुत सक्सेसफुली चल रही है। उत्तर प्रदेश ने भी इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले उत्तर प्रदेश ने पहली उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रसिद्ध जिला है गोरखपुर। तो गोरखपुर में एक कोई तहसील है बांसगांव, ठीक, बांसगांव, वहां से इवनिंग कोर्ट का शुभारंभ किया गया। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले की बांसगांव एक तहसील है, वहीं से पहली बार जो है इवनिंग कोर्ट्स का प्रचलन प्रारंभ किया गया। ठीक, उसके बाद एक मैंने आपसे चर्चा की है रूरल कोर्ट। ठीक, रूरल कोर्ट यानी कि ग्रामीण अदालतें, ये 2009 से इसकी स्थापना की गई है। ये ब्लॉक लेवल पर गठित की गई है। आप समझते हैं पंचायती राज में मैं आपको बताऊंगा 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, सबसे निचला होता है ग्राम पंचायत का स्तर, फिर उसके बाद होता है ब्लॉक का स्तर जिसको आप क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, फिर होता है जिला पंचायत। तो जो बीच की कड़ी है जिला और ग्राम के ब्लॉक लेवल की, एक ब्लॉक में तकरीबन 85 के आसपास ग्राम सभाएं होती हैं, उस ब्लॉक लेवल पर एक कोर्ट गठित की जाएगी और उस संबंधित ब्लॉक की जो 85 ग्राम सभाएं हैं उसमें जो छोटे छोटे केसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए रूरल कोर्ट की स्थापना की गई, ताकि लोग ज्यादा दूर तक या अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या बाकी सारी चीजों में ना जा सके और यहीं पर इनका निर्णय आ जाए। ये जो अदालतें बनाई गई हैं, इसकी जो अच्छी चीज थी वो ये है कि 90 दिन के भीतर ही इन अदालतों को अपना फैसला सुनाना होगा। 90 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। अब ये अदालतें कितनी सफलतापूर्वक चल रही हैं, ठीक, इसका मूल्यांकन करना शेष है। ठीक, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा माना गया कि भाई ये जो रूरल कोर्ट्स हैं, है ना, ये ब्लॉक लेवल पर गठित होती हैं सॉरी, और अब ये अदालतें ग्रामीण स्तर पर कार्य करेंगी, तो यहाँ पर धनबल और बाहुबल से प्रभावित होने की आशंकाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। ये एक थोड़ा सा आशंका इन कोर्ट्स पर ग्रस्त होती है। ठीक, तो ये आपकी पूरी की पूरी मैंने आपको इंडियन जुडिशरी सिस्टम को आपको समझाया कि सुप्रीम कोर्ट कैसा है, क्या रोल है, हाई कोर्ट कहाँ है, कितने हैं, क्या रोल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, सेशन कोर्ट क्या होता है, मुंसिफ अदालत क्या है, सारी चीजें। उसके अलावा इतर जो संविधान के इतर ये कोर्ट्स जल्दी से जल्दी न्यायपालिका द्वारा जो केसेस बहुत पेंडिंग हो रहे हैं उसको सुधारने के लिए उस पर चर्चा की। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है, लोक अदालत क्या होती है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, फैमिली कोर्ट, इवनिंग कोर्ट, रूरल कोर्ट, ये सारी, लेबर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट। ठीक, तो आशा करता हूं कि ये जो आपको इंडियन जुडिशरी का जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से या बड़े आसानी से समझ आप पाए होंगे और आपकी सारी आशंकाओं को मैं निर्मूल कर सका हूँ। ठीक, तो चलिए, बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। तो बाकी अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।